डियर स्टूडेंट, आज हम एलपीएम के जो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ पोल्ट्री साइंस? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि पोल्ट्री साइंस क्या होता है। पोल्ट्री साइंस इज द स्टडी ऑफ डोमेस्टिक बर्ड्स सच एज चिकन, टर्की, क्वेल, ईमू, ऑस्ट्रिच, ऑल बर्ड्स। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि व्हाट इज़ पोल्ट्री पॉपुलेशन। तो पोल्ट्री पॉपुलेशन जो है ये इंडिया की 851.81 मिलियंस है 2020 की, और जो एग प्रोडक्शन है इंडिया का वो है 114 बिलियंस, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग जो है वो 70 एग्स है, और एज पर आईसीएमआर जो रिकमेंडेशन है वो है 180 एग्स पर पर्सन पर ईयर। और अगर मीट के बारे में अगर सोचेंगे तो वो अभी जो अवेलेबिलिटी है वो 11, अभी जो हमारा आईसीएमआर का जो रिकमेंडेशन है वो 11 केजी है। 11 केजी मीट हमने खाना चाहिए, लेकिन जो अवेलेबिलिटी ऑफ मीट है वो है 3.8 केजी पर पर्सन पर ईयर। फिर जब हम स्टेट के बारे में सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट नंबर पे जो स्टेट आता है पोल्ट्री पॉपुलेशन में वो आता है तमिलनाडु, बाद में आंध्र प्रदेश, बाद में तेलंगाना। तो कुछ साल पहले जब आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े नहीं हुए थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तब आंध्र प्रदेश था। अब टुकड़े होने के कारण फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो तमिलनाडु स्टेट आता है, बाद में आंध्र प्रदेश और बाद में तेलंगाना। हमें पता होना चाहिए हमारी जो पोल्ट्री है वो जो चिकन होता है वो इवॉल्व हुआ है रेड जंगल फाउल से, और रेड जंगल फाउल का जो साइंटिफिक नेम है वो है गैलस गैलस, और जो हमारा डोमेस्टिक चिकन है उसका साइंटिफिक नेम है गैलस डोमेस्टिकस। वैसे बाकी जो बर्ड है स्पेसीज होती है उनका भी साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम ऑफ चिकन इज गैलस डोमेस्टिकस। Scientific name of duck is Anas platyrincus. Scientific name of Muscovy duck is Cairina moscata. Scientific name of turkey is Melagris gallopao. Scientific name of goose is Anser anser. Scientific name of Japanese quail is Cotrynis japonica. Scientific name of bobwhite quail is Colinus virginianus. Scientific name of guinea fowl is Numidi melagris. Scientific name of peafowl is Pavo cristatus. Scientific name of peasant is Phasianus colchinus. Scientific name of pigeon is Colum bolivia. Scientific name of partridge is Perdex perdex. Scientific name of ostrich is Strutio camillus. Scientific name of emu is Dromedaris novalentis. Then scientific name of swan is Cygnus oler. जब हम मेल और फीमेल चिकन में जब डिफरेंस करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है जो मेल होता है उसमें स्पर, कोम, वैटल्स और बॉडी जो होती है वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, और जो मेल होता है उसमें सिकल शेप फीदर होते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें सैडल शेप फीदर होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो डक होता है उसमें सबसे बड़ा जो बॉडी पार्ट्स में ऑब्जेक्टिव बनता है वो होता है जो डक की जो बीक होती है उसमें बीक के जगह बिल होती है, BILL, और जो लेग होते हैं उसमें वेब होती है। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद जो टर्की होता है, टर्की में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि उसमें जो स्नूड होता है, स्नूड प्रेजेंट होता है, वेटल प्रेजेंट होता है, करंकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। ये तीन जो पार्ट्स होते हैं ये सिर्फ टर्की में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद गूज में गूज जो होता है वो डक जैसे होता है, बस उसकी बॉडी जो साइज होती है बड़ी होती है, और कोई जो गूज होता है उसमें सर के ऊपर एक नॉब प्रेजेंट होता है। जब क्वेल की बारी आती है, क्वेल जो होता है, क्वेल में मेल और फीमेल कैसे पहचानते ये आपको क्वेश्चंस आ सकता है। तो क्वेल की जो चेस्ट होती है वो सिनामन कलर की होती है, और जो फीमेल होती है वो फीमेल के चेस्ट के ऊपर ब्लैक स्पॉट दिखते हैं हमें। और जो क्वेल मेल जो होता है उसमें फोम ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए जब भी हम उसमें क्लोएका चेक करेंगे और थोड़ी मसाज देंगे तो वहाँ से फोम निकलता है मेल में, तो उसी बेस पे हम सेक्सिंग भी कर सकते हैं।
उसके बाद गिनी फॉल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि गिनी फॉल का जो सर होता है वहाँ पे हेलमेट प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ गिनी फॉल में प्रेजेंट होता है, मेल हो फीमेल हो दोनों में हेलमेट प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद ईमू ईमू में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो उसके कलर ऑफ एग के पूछते हैं, जो कि ब्लूइश ग्रीनिश कलर होता है अंडों का। और इसके जो टोज होते हैं ईमू के, वो 3 टोज होते हैं पर लेग में। और जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच भी उसके कलर के लिए उसका अंडा जो करीबन होता है 1.5 kg का होता है, और उसके जो टोज होते हैं ये 2 टोज होते हैं। इसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ चिकन, तो क्लासिफिकेशन में 4 क्लासिफिकेशन आती है, अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास, इंग्लिश क्लास और मेडिटेरियन क्लास। तो अमेरिकन क्लास के ऑब्जेक्ट जो है एग्जांपल्स है प्लायमाउथ रॉक, वेंडोटे, रोड आइलैंड रेड, जर्सी ब्लैकगार्ड, न्यू हैम्पशायर एंड लेमोडास। उसके बाद एशियाटिक क्लास में जो एग्जांपल है वो है ब्रह्मा, कोचिन, लैंगशन। उसके बाद इंग्लिश क्लास की जो एग्जांपल है वो एस्ट्रोलाब, कॉर्निश, डॉर्किंग, ऑर्पिंगटन, ससेक्स एंड रेड कैप। और जो मेडिटेरियन ब्रीड है वो है लेघॉर्न, मिनोरका, अनकोना एंड अंडालुशियन। जो प्लाइमा अमेरिकन जो क्लास होता है उसकी जो खासियत होती है, ये जो इसके जो अंडे होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, और इसके जो शांख होती है उसके फीदर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो इसका जो एग्जांपल है प्लायमाउथ रॉक, उसका जो ओरिजिन है वो अमेरिका है। और प्लायमाउथ रॉक में बेयर्ड एंड वाइट वेराइटीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है, और इसमें सिंगल को देखा जाता है। और ये ऑटो सेक्सिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद रोड आइलैंड रेड ये भी अमेरिका की है, और इसमें ब्राउन शेल्ड एग्स होते हैं। उसके बाद न्यू हैम्पशायर, ये भी इसका भी ओरिजिन अमेरिका है। उसके बाद लेमोनाज जो होती है ये बहुत पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें ये ब्राउन कलर की ये अमेरिकन ब्रीड होके भी इसका जो अंडा होता है ये वाइट कलर का होता है। ये सबसे बड़ा एक्सेप्शनल ऑब्जेक्टिव बनता है इसमें। फिर एशियाटिक क्लास के जो मेन पेकुलरिटी है वो है कि इसके जो शांख होते हैं उसके फीदर होते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल से ब्रह्मा जो ये इंडिया की है, ब्रह्मपुत्र वैली से। और इसका जो कोम होता है वह इसका पीकोम होता है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। फिर कोचिन है, वो कोचिन हमें कंफ्यूज हो जाते हैं केरला कोचिन के साथ, लेकिन ये केरला कोचिन नहीं, ये चाइना का कोचिन है। इस पे भी ऑब्जेक्टिव बनता है, ये चाइना की ब्रीड है, कोचिन, संघाई रीजन ऑफ चाइना। उसके बाद जो लैंगशन है वो भी चाइना की ब्रीड है, लैंगशन रीजन ऑफ चाइना। उसके बाद जो मेडिटेरियन क्लास होता है, मेडिटेरियन क्लास सबसे ज़्यादा अंडों के लिए फेमस होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है लेघॉर्न है। लेघॉर्न पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है, देखो इट इज़ अ वर्ल्ड मोस्ट एग प्रोड्यूसर ब्रीड। करीबन 320 एग्स तक मैक्सिमम लेघॉर्न, जो वाइट लेघॉर्न वो अंडा देती है, और जो कमर्शियल एग पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो उसके बाद मिनोरका, देन अंकोना, देन अंडालुशन। जो अंकोना अंडालुशन है जनरली ब्लूइश कलर का अंडा देती है। और फिर इंग्लिश ब्रीड की खासियत ये है कि ये ब्राउन कलर का अंडा देती है, और ये मीट पर्पस ब्रीड इसको माना जाता है, ये ज़्यादा हेवी ब्रीड्स होती है। तो एग्जांपल जो है ससेक्स है, देन एस्ट्रोलाब का जो ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया है। कॉर्निश का जो है ओरिजिन वो इंग्लैंड है। ऑर्पिंगटन का भी ओरिजिन इंग्लैंड है। फिर ये हमने आपको दिया था अलग अलग ब्रीड और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आप लोगों ने देखना है कि किसका कोम कैसा है, किसका रोज कोम, स्किन कलर, शांग फीदर, ये आपने सब देखना है। उसके बाद मीट पर जो ब्रीड होती है, ब्रीड सबसे ज़्यादा मिड टाइप डक की जो होता है ऑन द पर्पस के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे पेकिन है, मिड टाइप ब्रीड में आता है पेकिन, एल्सबेरी, मस्कोवी, रोवेन। तो जो पेकिन है ये वाइट पेकिन मोस्ट पॉपुलर ब्रीड है। उसके बाद आइल्सबेरी जो है इंग्लैंड ओरिजिन है उसका। मस्कोवी जो है ये इस पे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये साउथ अमेरिका है। और इसकी खासियत ये है कि ये जब भी किसी और बर्ड के साथ जब मेट होती है अदर देन मस्कोवी, तो उसके जो बच्चे निकलते हैं वो स्टराइल होते हैं। उसके बाद जो
कोवूगा भी है मिड टाइप ब्रीड। फिर एक टाइप ब्रीड, एक टाइप में है खाकी कैम्बल और इंडियन रनर। खाकी कैम्बल सबसे ज़्यादा अंडे देती है, वो सेकंड नंबर जो है वो इंडियन रनर है। फिर ऑर्नामेंटल ब्रीड कॉल, क्रेस्टेड वाइट, कैरोलिना, मंदारिन, ब्लैक ईस्ट इंडिया, ब्लैक ईस्ट इंडिया, ये सारे ऑर्नामेंटल ब्रीड्स हैं। फिर जब देसी ब्रीड की हम बात करते हैं तो इंडिया के जो केरला की जो कुटना डक्स जो वेराइटीज़ है वो चारा एंड चंबेली है, ये भी पाई जाती है। फिर जो टर्की, टर्की में सारी कोई ब्रीड्स नहीं होती, सारी वेराइटीज़ होती हैं, या बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ है, ब्रॉन्ज, वाइट हॉलैंड, बोर्बन एंड ब्लैक, स्लेट, नारंगलेट, सेल्टफिल एंड स्मॉल वाइट। उसके बाद गीज़, गीज़ के भी अलग 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 हमें ब्रीड मिलती है, एम्बेडन, टूलूस, रोमन एंड चाइनीज़ एंड अफ्रीकन। गिनी फाउल, गिनी फाउल की 3 वेराइटीज़ है, पर्ल, वाइट, लेवेंडर और एक चौथी ब्लैक, 4 वेराइटीज़ दिख जाएगी। फिर क्वेल, क्वेल को हम हिंदी में बटेर भी बोलते हैं। और बॉबव्हाइट, इसमें ऑब्जेक्ट ये है कि क्वेल का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है अंडे का 18 डेज होता है जापानीज़ क्वेल का, और जो बॉबव्हाइट क्वेल होता है उसका 21 डेज होता है। जापानीज़ क्वेल का जो बॉडी वेट होता है मेल का 120 to 130 ग्राम होता है और फीमेल का 200 ग्राम एट मैच्योरिटी हो सकता है। और जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें याद होना चाहिए। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पूछ सकते हैं कि जो बर्ड होता है उसका क्लास कौन सा होता है। जो बर्ड होता है उसका क्लास होता है एबिस। और इसमें पूछ सकते हैं फैमिली मेलेग्रिडेस, ये जो चिकन होता है उसका फैसिनेडे है, और जो टर्की होता है उसका मेलेग्रिडे है, जो डक होता है उसका एनेटिड है। साइंटिफिक नेम सबकी याद होना चाहिए हमें। उसके बाद क्रोमोजोम, क्रोमोजोम नंबर जो होता है क्वेल और चिकन का 78 होता है, डक और गूस का 80 होता है, और जो टर्की ऐसी स्पेसीज है उसका 82 होता है। ये एक्सेप्शनल है, टर्की में 82 होता है। उसके बाद जो देसी ब्रीड्स होती है चिकन की, उसमें हमारा कश्मीर की हमें जो जम्मू कश्मीर की ब्रीड है वो है फेवरेला, और जो फेवरेला कश्मीर की है, पंजाब की पंजाब ब्राउन है, यूपी की पंजाब देसी, गुजरात की अंकलेश्वर, और महाराष्ट्र और गुजरात की और बरसा भी है। तो ये सारी ब्रीड हमें, कड़कनाथ जो है एमपी की है, असील जो है एपी है। कड़कनाथ और असील ज़्यादा पूछते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है कड़कनाथ और असील पे। तो कड़कनाथ हमें असील पता ही है, ये फाइटर बर्ड है, ये ज़्यादा फाइटिंग करने में ज़्यादा, उसमें गेम बर्ड भी बोलते, गेम बर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो कोम होता है पीकोम होता है। और कड़कनाथ जो होता है ये, इसका जो मीट होता है वो ब्लैक कलर का होता है ड्यू टू मेलन में ज़्यादा मेलेनिन होने के कारण। तो एडवांटेजेस ऑफ इंडिजिनस फाउल इन चिकन क्या हो सकते हैं एडवांटेजेस? तो अवेलेबल ऑल ओवर इंडिया, कंपेरेटिवली चीपर देन एक्सोटिक ब्रीड्स, फीडिंग कॉस्ट इज चीपर, एक्सीलेंट ब्रूडिंग स्टेट, इजीली एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर अटैक, hardy and resistant to many tropical disease, and good for table purpose and taste। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें 2 मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स है। तो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी जो टेस्टिस होती है बर्ड की, ये इंट्राएब्डोमिनल होती है। जैसे बाकी एनिमल में बॉडी के बाहर होती है, लेकिन बर्ड में इंट्राएब्डोमिनल होती है। इसमें 2 टेस्टिस होती है, और इसमें पैपिली होता है। पैपिली मतलब रूडिमेंट्री कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ चिकन इज कॉल्ड पैपिली, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल जो ओवरी होती है जनरली 3900 to 3600 ओवाज होते हैं। तो फिर ओविडक्ट, ओविडक्ट में हमें 5 पार्ट्स मिलते हैं, और हर एक पार्ट्स का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे इनफंडिबुलम होता है, उसको वो क्या करते हैं, रिसीव द योक फ्रॉम ओवरी, देन मैग्नम सीक्रेट द थिक अल्ब्यूमिन और वाइट, स्टमच जो होता है शेल मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है, यूटेरस जो होता है सीक्रेट शेल, वजाइना होल्ड एग अंटिल लेड। तो उसके बाद ये टेबल हमें याद कर लेना चाहिए। इनफंडिबुलम जो होता है फंक्शन फर्टिलाइजेशन, लेंथ होता है 8 to 10 सेंटीमीटर, टाइम होता है 50 to 20 मिनट्स। देन मैग्नम अल्ब्यूमिन सिक्रेशन, लेंथ 30 to 40 सेंटीमीटर, टाइम 3 to 4 आवर्स। स्टमस मेम्ब्रेन फॉर्म 10 to 12 सेंटीमीटर, टाइम इज 1 and 1.5 hours। देन शेल ग्लैंड, एगशेल फॉर्म 10 सेंटीमीटर लेंथ,
18 to 20 आवर्स। वजाइना वार्म स्टोरेज 30 मिनट्स, लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, टाइम है 30 मिनट्स। देन जो शेल होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ एग्स का आपका कॉमन क्वेश्चन होगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एग्स, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। सबसे बीच में जो योग निकालना है, उसके ऊपर जर्मिनल डिस्क लिखना है, ब्लास्टोडर्म। अगर फर्टाइल हो गया तो ब्लास्टोडर्म, अगर नहीं फर्टाइल है तो ब्लास्टोडिक्स। फिर उसके ऊपर जो होती है 2 शेल मेम्ब्रेन आती है, इनर एंड आउटर शेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो होता है वो शेल आती है। और ब्रॉड एंड की तरफ हमें एयर सैक दिखती है, और इसमें जो पोर्स होते हैं, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूटिकल की होती है, और जो योक होता है वो बीच में से होल्ड करता है चलाइजा। कोम टाइप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिंगल कोम के साथ क्रॉस करता है तो सिंगल कोम प्रोड्यूस होता है। जब सिंगल कोम पी कोम के साथ क्रॉस होता है तो हमेशा पी कोम निकलेगा नेक्स्ट जनरेशन में। जब सिंगल कोम रोज कोम के साथ क्रॉस होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में रोज कोम निकलेगा। और जब पी कोम रोज कोम बर्ड के साथ क्रॉस होगा तो तीसरा कोम निकलेगा, वो है वॉलनट कोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि जब पी कोम और रोज कोम वो एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट कौन सा निकलता है, तो वो निकलता है वॉलनट कोम। ब्रूडिंग मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ पोल्ट्री में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर, ब्रूडिंग टेम्परेचर। तो ब्रूडिंग टेम्परेचर जो होता है वो यूनिवर्सल याद रखना, फर्स्ट वीक में जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर नेक्स्ट वीक जो होगा, 1 वीक के बाद 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा, इसका मतलब वो 32 डिग्री सेल्सियस होगा। और 1 वीक हो गया वो 3 डिग्री सेल्सियस और कम होगा, तो वो टेम्परेचर होगा 29। फिर वो जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं आता हमें टेम्परेचर रिड्यूस करना है। और हमें बॉडी बर्ड के जो मूवमेंट है उससे पता चल जाता है कि टेम्परेचर कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सारे बर्ड इकट्ठा हो रहे हैं, हर्डलिंग हो रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर डाउन है। अगर हीटिंग सोर्स के से अगर जो चूज़े हैं वो दूर दूर जा रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर वन साइड जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे एक कहीं से हवा आ रही है। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अगर चूज़े है, इसका मतलब वहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ऐसे इस तरह हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। और भी सारी होता है, जैसे हमें चूज़ा आने के पहले क्या क्या वॉशिंग करनी होती है, सारा प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना होता है, ये हमें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हैचरी लेआउट आ सकता है, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो हैचरी लेआउट का, जैसे जन सेट रूम, सेटर हैचर रूम, वॉशिंग रूम, एक्सटोर रूम, ऑफिस रूम, एची कॉलम, ये सारे रूम हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। फिर जो मेन क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आ सकता है इसमें हैचरी के क्वेश्चन में, सेटर डिफरेंस बिटवीन द सेटर एंड हैचर। तो सेटर का जो टेम्परेचर होता है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, और हैचर का जो होता है 36.55। जो ह्यूमिडिटी होती है सेटर की वो 60% होती है, और हैचर की 70% होती है। जो सेटर में जो अंडे की टर्निंग होती है, और हैचर में अंडे की टर्निंग नहीं होती है। और अंडा जो होता है ये वर्टिकल रखते हैं, ब्रॉड एंड अप होते हैं सेटर में, और हैचर में हॉरिजॉन्टल रखते हैं। और जो टर्निंग होती है वो 45 डिग्री एंगल की होती है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो सेटर और हैचर में दोनों एक जैसा होता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री फार्म हमेशा सिटी से दूर होना चाहिए, लेकिन 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होना चाहिए, क्योंकि दूर अगर बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्म दूर हुआ तब भी मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी हमें। और 2 पोल्ट्री फार्म का डिफरेंस जो होता है वो 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। बाद में जो पोल्ट्री फार्म है वो लो लाइंग एरिया में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पानी आके बर्ड डूब के मर सकते हैं। बाद में 3 फेज इलेक्ट्रिक सप्लाई होना चाहिए, वहाँ पे पानी पीने के पानी का वो होना चाहिए अरेंजमेंट। तो उसके बाद पोल्ट्री फार्म की जो डायमेंशन होता है वो जो ईस्ट, पोल्ट्री फार्म हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में उसका लॉन्ग एक्सिस होना चाहिए। जो विड्थ ऑफ द पोल्ट्री फार्म शुड बी 30 फीट में होनी चाहिए पोल्ट्री फार्म की विड्थ। उसके ऊपर अगर ज़्यादा होता है तो वेंटिलेशन प्रॉब्लम होता है। और जो लेंथ होती है पोल्ट्री फार्म की कितने भी हो सकती है। हाइट जो होती है करीबन 12 फीट के आसपास होती है पोल्ट्री फार्म की हाइट। और जो साइड वाल होती है पोल्ट्री फार्म की, इट शुड बी 1 फीट ओनली। अगर पोल्ट्री फार्म की वॉल साइड वाल अगर पूरी दे दी तो क्या होगा, वेंटिलेशन प्रॉब्लम हो सकता है।
उसके बाद आता है वैक्सीनेशन शेड्यूल। तो 0 डे में जो वैक्सीन आती है वो लगानी चाहिए, वो मैरिक्स वैक्सीन होनी चाहिए। और 5 to 7 डेज में जो लगती है वो लासोटा वैक्सीन, मतलब ये रानीखेत की वैक्सीन लगती है। फिर 14 to 16 डेज में IBD वैक्सीन होती है। IBD मतलब ये होता है गम्बोरा डिसीज़ की वैक्सीन। तो ये 3 डिसीज़ जो ब्रॉयलर में, ये 3 डिसीज़ की वैक्सीन लगनी ही लगनी चाहिए 16 डेज तक। बाकी जो है वो जैसे बाकी में फिर बूस्टर डोज है अलग अलग डेज में लगती है। सर्जिकली कैस्ट्रेटेड मेल इज कॉल्ड कैपॉन और रिमूवल ऑफ कोम इज कॉल्ड डबिंग। ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। उसके बाद हमने वायरल डिसीजेस बताए थे, उसके और कॉजेटिव एजेंट बताए। तो रानीखेत डिसीज एक वायरल डिसीज है, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो पैरामिक्सो वायरस है। इन्फेक्शियस बसल डिसीज गम्बोरा डिसीज बोलते हैं उसको, उसका कॉजेटिव एजेंट है बिरना वायरस। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, उसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कोरोना वायरस है। इन्फेक्शियस लैरिंजोट्रैकिटिस, उसका कॉजेटिव एजेंट है हर्पस वायरस। फॉल पॉक्स, उसका एविपॉक्स वायरस है। एवियन इन्फ्लुएंजा का जो कॉजेटिव एजेंट है वो ऑर्थोमिक्सो वायरस है। जब हम बैक्टीरियल डिसीज़ की बात करते हैं तो कोलाबैसिलस जो होता है वो इकोलाई से होता है, इचरेचर कोलाई से होता है। देन दूसरा को जो बैक्टीरियल डिसीज़ है वो इन्फेक्शियस कोराइजा है, उसका पॉजिटिव एजेंट है हीमोफिलस पेरेनियलरम। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिसीज़ है वो पुलोरम डिसीज़ है, उसका पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला पुलोरम। देन फॉल टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला गैलिनारम। जो फॉल कॉलेरा वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका पॉजिटिव एजेंट है पाचुरेला मल्टोसिडा। उसके बाद जो कॉक्सीडिया होते हैं, कॉक्सीडिया बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो उसमें जो जो सिकल कॉक्सीडिया होता है वो कॉज करता है एमेरिया टेनेला। फंगल डिसीज में जो फंगल डिसीज जो मेन है ब्रूडर निमोनिया जो है, ब्रूडर निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ये होता है कॉज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। तो दूसरा है अफ्लोटॉक्सिन। अफ्लोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है वो करता है आप एस्परजिलस फ्लेवस। जो CRD होता है क्रॉनिक, ये माइकोप्लाज्मा डिसीज है CRD। CRD का लॉन्ग फॉर्म होता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। ये जो कॉज करता है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और जो है कॉम्प्लिकेटेड CRD वो क्या करता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इन्फेक्टेड विद इचरशोकोलाई। जब इकोलाई इन्फेक्शन जब माइकोप्लाज्मा के साथ क्रॉस कर लेता है तब उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड CRD। उसके बाद विटामिन डिफिशियंसी जो डिसीज होता है पॉलिन्यूराइटिस, उसको स्टार ग्रेजिंग भी बोलते हैं, वो थायमिन डिफिशियंसी, ये थायमिन मतलब B1 विटामिन डिफिशियंसी होता है। फिर दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन डिफिशियंसी डिसीज है वो कल्टो पैरालिसिस है, जो कि विटामिन राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी मतलब विटामिन B2 डिफिशियंसी से होता है।